जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहले क्वेश्चन। इससे पहले भाई जोड़ो आप सब लोगों को, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर करो, जल्दी से क्लास को शेयर किया करो। और कुछ लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं, आज का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी चर्चा में। सीधी सी बात है, जब फ्लाइंग शब्द बीच में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका उड़ान से संबंध है भाई। तो ऑटोमन जो आपका ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का संबंध किससे रहा भारत के अंदर, तो अब सीधी सी बात करेंगे किससे रहा है। अब ये हाल ही में चर्चा में था भाई आपका ये डीआरडीओ से इसका क्या रहा है, संबंध रहा है। इन्होंने क्या किया है, जो आपका विमान प्रशिक्षण रेंज है जहां टेस्ट होता है, जहां पे हम कह सकते हैं जो विमान या आपके जो लड़ाकू विमान है जिनका परीक्षण किया जाता है, यानी कि जिनका टेस्ट किया जाता है, कहां पर वो रेंज आपकी टेस्ट रेंज अगर हम बात करते हैं तो कहां पर है, तो ये टेस्ट रेंज कर्नाटक के अंदर है। और इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया जो विमान है अभी हाल ही में उसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। इसलिए ये सीधा सा क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि इसका संबंध है किससे है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसकी, तो ये आपका क्या है, डीआरडीओ की अगर हम बात करें हिंदी में तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और विकास जो संगठन है ये इसका क्या है, नाम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन किसका, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ये टेक्नोलॉजी है। इसने भी हाल ही में कहां पर आपका भाई विमानिक प्रशिक्षण रेंज, ये है कहां आपकी विमानिक प्रशिक्षण या परीक्षण रेंज में इस टेक्नोलॉजी से बनाए गए विमान का क्या किया परीक्षण। कर्नाटक में भी कहां पर आपका ये चित्रदुर्ग के अंदर है। कहां पर भी कर्नाटक में भी अगर हम बात करें तो चित्रदुर्ग के अंदर है। चित्रदुर्ग में इस टेक्नोलॉजी का क्या किया गया, अभी हाल ही में परीक्षण किया गया। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओके, ये क्या था भाई परीक्षण, भारत में मानव रहित विमान था। इस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार का विमान था, यहां पर ये मानव रहित विमान था, हल्का इंजन था, हल्का विमान यहां पर ये बनाया गया था, ठीक है। जो कि आपको क्या रखेगा, ये जो कि आपको युद्ध के दौरान कह सकते हैं बहुत बड़ा ये रिजल्ट देने वाला है। एक किस्म से कह सकते हैं ये भाई आप ड्रोन से बड़ा और विमान से छोटा, यानी कि इससे सामग्री कितनी ज्यादा सामग्री ले जाई जा सकती है, कितना ज्यादा बारूद गोला बारूद युद्ध के मैदान में ले जाया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं। अगर मानव रहित विमान है तो कुछ जो मानव से संबंधित जो समस्याएं वो सारी की सारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी का भी हाल ही में किसके द्वारा परीक्षण किया गया है, तो डीआरडीओ द्वारा। कहां पर किया गया, चित्रदुर्ग रेंज के अंदर। विमानिक प्रशिक्षण रेंज पूछे बात की तो कर्नाटक के अंदर चित्रदुर्ग। डीआरडीओ ने किया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। ओके, अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की अगर मैं बात करूं तो स्थापना कब हुई थी इसकी, 1958 में। 1958 में सबको पता स्थापना हुई थी। अभी बात आती है कि डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था आपका, ये तो 64वें नंबर का, 64वें जो नंबर का स्थापना दिवस यहाँ पर ये मनाया गया था। जी सतीश रेड्डी साहब इसके क्या वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जी सतीश जो रेड्डी साहब हैं, ये रेड्डी साहब के इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर की बात करें इसका तो हेडक्वार्टर कहां पर भी, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है। और मुख्य ब्रांचों की अगर मैं बात करूं तो इसकी लगभग 10 ब्रांचें इसकी डीआरडीओ की है भाई, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो अगली बात करते हैं कि डीआरडीओ आता किसके अंडर है, तो अगर हम बात करें इसका तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता मंत्रालय, और मंत्री कौन आपको बता, राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह के इसके मंत्री हैं जो कि हाल ही में चर्चा में मात्र पूछे तो, ठीक है। अब इसकी बात आती है, ये जो आपका वाक्य है इसका आदर्श वाक्य, बलश मूलम विज्ञानम, बलश मूलम
विज्ञान बलस मूलम विज्ञानम, ये इसका क्या है आदर्श वाक्य, यानी कि बल को प्राप्त कर सकते हैं हम किसके द्वारा, तो ये आपको मालूम है विज्ञान के द्वारा या साइंस के द्वारा हम क्या बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं। ये था डीआरडीओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछे आप लोगों से। स्थापना 58 के अंदर हुई है। रक्षा अनुसंधान हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। किस मंत्रालय के, मात्र मंत्रालय पूछे, मात्र एजेंसी पूछे तो आपकी ये क्या रक्षा मंत्रालय रहेगा भाई, ठीक है। 1958 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 64वां जन्मदिन की बात कर रहा हूँ। विमानी प्रशिक्षण रेंज कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर आपका ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शाबाश भाई शाबाश, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्लास को अनेक बार जल्दी से शेयर कर दो भाई, ये 2-4 लोग ही आते हैं यही पढ़ते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, हो तो फिर एक बार रिजल्ट आएगा तब ही पता लग पाएगा कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में भाई ये भी पूछा जाएगा, पेपर के अंदर आने की संभावना है इसकी भी, क्वेश्चन नंबर 2 की भी। चुनावी बॉन्ड चर्चा में भी आती क्या है, चुनावी बॉन्ड चर्चा में है। चुनावी बॉन्ड चर्चा में है। इनको कौन सी एकमात्र संस्था जारी करेगी। चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले भारत में एकमात्र संस्था बनने वाली है। आपका सबसे पहले बात करें चुनाव को लेकर के जो बॉन्ड जारी किए जाएंगे वो कौन करेगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। शाबाश भाई शाबाश, जय हिंद जय हिंद। क्लास को शेयर करो भाई जल्दी, ठीक है। चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं तो चुनावी बॉन्ड अगर हम लेते हैं तो देखिए ये करेगा भाई आपका एसबीआई। एसबीआई भारत की एकमात्र संस्था होगी। एसबीआई भारत की एकमात्र संस्था है जो ये चुनावी बॉन्ड जारी करेगी। कब से, अधिकृत रूप से कब से करने वाली है, 1 जुलाई से। अधिकृत शाखाओं के मध्य से 1 जुलाई से, यानी कि परसों से 1 जुलाई से आपके जो अधिकृत शाखाएं हैं, अधिकृत जो संस्थाएं हैं, वहां से आपके चुनाव बॉन्ड जारी होने प्रारंभ हो गए, ठीक है भाई। तो चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला आपका एकमात्र संस्था कौन सा पूछा, आपका एसबीआई है। ये भी यहाँ पर याद रखेंगे भाई। चुनावी बॉन्ड की बिक्री की 21वीं चरण जारी करने को मंजूर दी है। तो कौन सा चरण पूछे तो 21वां चरण, 21वां चरण है चुनावी बॉन्डों का, उसको जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। आपसे पूछे सीधा जुलाई के अंदर कौन सी चुनावी बॉन्ड, तो 21वीं चुनावी बॉन्डों को जारी करने की यहाँ पर परमिशन दी है। कितनी शाखाओं से होगा, तो एसबीआई की 29 शाखाएं हैं। अधिकृत शाखाओं की संख्या पूछे तो 29 शाखाओं से ये आपके बॉन्ड जारी होंगे। चुनावी जो बॉन्ड है ये आपके कितनी शाखाओं से जारी होंगे, 29 शाखाओं से आपके चुनावी बॉन्ड जारी होने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, चुनावी ये एकमात्र अधिकृत संस्था होगी जो कि आपकी ब्याज मुक्त वाहन साधन है। चुनावी बॉन्ड क्या आपका बिना ब्याज के पैसा रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, ब्याज मुक्त की अगर मैं बात करूं क्या है आपका, ब्याज मुक्त वाहक साधन है। ब्याज मुक्त वाहक साधन है, ब्याज मुक्त वाहक साधन है ये भी आपका। और कितने दिन के लिए हम बात करते हैं, पार्टी द्वारा बैंक खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। कितने दिन में ले सकते हैं, तो 15 दिन के भीतर, 15 दिनों के भीतर आप ये पैसा या ये जो बॉन्ड आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए चुनावी बॉन्ड की बात करें, इनका कौन सी एकमात्र संस्था थी, तो एसबीआई भारत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी अधिकृत शाखाओं से कौन सी 21वीं चरण के चुनाव की बात हो रही है। 1 जुलाई से इसका अधिकृत बात हो चुकी है, 21वां चरण रहेगा जारी करने का। 29 शाखाओं में ये बॉन्ड भेजे जाएंगे ब्याज मुक्त भाग, और 15 दिन के भीतर आप इसको भुना सकते हैं। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चलिए एक बार थोड़ी सी बात करूंगा अभी मैं एसबीआई की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के, ठीक है। एक बार इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एसबीआई के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक बार किसकी, एसबीआई की। एक बार रफ कर रहा हूं मैं इसको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आमतौर पर आप 44 बोल देते हैं, ठीक है। आमतौर पर बोल देते हैं सर 44 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पहले क्या था, तो सबसे पुराना बैंक अभी आपका, सबसे पुराना बैंक मूल रूप से भारत का सबसे पुराना बैंक। संस्था का प्रकार पूछे सार्वजनिक है, सार्वजनिक है आपका, ठीक है। अब बात आती है एसबीआई का, जो मूल रूप से जहां से चला था एसबीआई, वो कब बना था आपका, तो एसबीआई की हम बात करते हैं उससे पहले 2-3 चीजें और नोट करेंगे। हेडक्वार्टर आपका
मुंबई के अंदर है भाई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष वर्तमान में या प्रमुख व्यक्ति पूछे तो दिनेश खारा भाई, दिनेश खारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भाई। दिनेश खारा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, जैसे पूछ लेगा आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास हैं या कौन बन गए उनकी जगह पे, तो ये भी आप लोगों से पूछेंगे। तो दिनेश खारा, दिनेश खारा भाई अध्यक्ष। अब बात आती है इसके लेकर के किसकी स्थापना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 जनवरी, अब सीधा से ये लिख सकते हैं 1806, 2 जन 1806 भी याद रखेंगे। इसकी कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापना हुई, कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापना हुई। इसका पुनर्गठन किया गया भाई, पुनर्गठन की अगर मैं बात करूं तो 1809 में इसका पुनर्गठन किया गया, और 1809 में 2 जन 1809 में इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल, और इसका जो नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता से क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल किया गया भाई। अब देखना, सुनना भाई, ध्यान से सुनना। 1806 में इसे बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसकी स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई, ठीक है। पुनर्गठन इसका 1809 में किया गया, बैंक ऑफ बंगाल किया गया। क्या किया गया, बैंक ऑफ बंगाल। और यहां पर अगर मैं बैंक ऑफ बंगाल की बात करता हूं तो ये अंग्रेज प्लस भारतीय, भारतीय दोनों मिलकर के चलाते थे, अंग्रेज प्लस भारतीय दोनों मिलकर के यहां पर ये चलाते थे। इसके बाद एक बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास प्लस आपका एक था बैंक ऑफ मुंबई, ये 2 बैंक और थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे या मुंबई, बैंक ऑफ बॉम्बे भाई, बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस तीसरा आपका बंगाल ये, और एक बैंक की स्थापना कर दी आपके 28 जनवरी 1921 में भाई, 28 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, बैंक की स्थापना, ये भी याद रखना भाई। कहां पर की गई, बैंक की स्थापना, तीनों को मिलाकर के 1 जुलाई 1944 को। अब देखो ये याद रखना, आपसे पूछ ले बैंक, स्टेट बैंक के अंदर जब इसकी स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक के तौर पे, तो कितने बैंकों को मिलाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ आपका मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के 28 जनवरी 1921 को आपकी इस बैंक की स्थापना कर दी। अब आती है एसबीआई के नाम से, तो आपका 1 जुलाई 1944 को एसबीआई के नाम से, या कहें एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ नाम से इस बैंक की स्थापना कर दी। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट की भागीदारी थी, गवर्नमेंट की भागीदारी की बात करूं 61.58% क्या था, गवर्नमेंट की भागीदारी थी भाई। कितनी थी, 68% यहीं पर। इसके बाद आपको पता है इन्हीं दिनों में एक बैंक और बना दिया गया था जो भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना आपको पता है 1934 अधिनियम के तहत यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश 1935 में की गई थी, ठीक है। तो आरबीआई का एक क्वेश्चन बनता है आपका, पहले अध्यक्ष कौन थे, आरबीआई के पहले अध्यक्ष, आरबीआई के फर्स्ट अध्यक्ष तो ओस बोरेन, कौन थे आपके भैया, आपके थे ओस बोरेन साहब थे जो अध्यक्ष थे, ठीक है, आरबीआई के अध्यक्ष। जैन भाई, शाबाश शाबाश, क्लास शेयर मारो भाई, जल्दी है ना, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग एक बार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके जा भी रहे हैं। चलिए चलिए शाबाश, गुड। तो यह क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप लोगों से पूछे जाने की संभावना रहेगी। ये था आरबीआई। एक बार एसबीआई, सॉरी फिर बता देता हूं एक बार, देखिए चुनावी बोर्ड अभी चर्चा में रहे, एसबीआई ही इनको जारी करेगी, 29 शाखाओं से जारी करेगी। एसबीआई की पहली बार अगर हम बात करते हैं तो 1806 में कलकत्ता के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, 1809 में पुनर्गठन किया गया बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, 1821 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल, तीनों को मिलाकर के आपका किसकी बैंक ऑफ
इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक के बाद हम बात करते हैं 44 के अंदर, तो 44 के अंदर 1 जुलाई 1944 के अंदर इसे एसबीआई के नाम से स्थापित किया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन। और उन्हीं दौरान आपको पता 1934 में आरबीआई की जो अधिनियम था उस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में कर दी गई थी। ठीक है, यंग हिंटल कमीशन की सिफारिश पर कर दी गई थी, याद रखना। और राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जब एसबीआई की स्थापना की गई तो उस समय गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी 61.48% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी। आरबीआई भी आपका क्या था, उसके अंदर भी यूनियन लोग थे, इसीलिए बोला जाता है कि राष्ट्रीयकरण किया गया इसका भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में आ रहा है, बहुत सारी चीजें लेकर के। चलिए क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, थोड़ा सा आप लोग भी देख लिया करो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर है। खैर फिर भी मेरे हिसाब से तो क्लास शेयर होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाई जा सके भाई। ठीक है, चलो बाकी तो आप चर्चा में है। हैबिट वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई, हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 किसने जारी करी है? सीधी सी बात करें, आपको पता है ये रिपोर्ट किसने जारी करी, ये तो आंसर दे दूंगा, लेकिन इसका रिपोर्ट का संबंध है जो लोग सिटी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि गांव से और शहरों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एक बार बीच में ब्रेक लगा था, कब जब कोविड भाई साहब आए थे तो लोग शहरों से गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जब कोविड-19 चला गया तो एक बार फिर एक आंधी आई हुई है और लोग भाग रहे हैं शहरों की तरफ। और शहरों के अंदर मोटी समस्या है, जो गैप है, असमानता, आर्थिक रूप से जो असमानता, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो गरीब लोग हैं और पैसे वाले लोगों के बीच में जो गैप है, उस गैप की भारी समस्या, उस गैप की जो समस्या है उससे सरकार जूझ रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो ये किसने जारी करी है, तो यूएन द्वारा भी ये रिपोर्ट किसने करी है, यूएन द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी गई। किसने जारी करी है, कब जारी करी है, तो 29 जून 2022 को यह रिपोर्ट जारी करी गई है। सीधा सा पूछ लेगा इसका संबंध किससे है, तो स्थानांतरण से है। इस प्रकार तीव्र शहरीकरण, क्या भाई आपका शहरों की तरफ जो आबादी जा रही है, इस रिपोर्ट में क्या है भाई, शहरीकरण या जो लोग गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं उनके लिए एक ये रिपोर्ट, उनके बारे में एक ये रिपोर्ट जारी की गई है यूएन ने, जो कि आपको पता है इसमें ब्रेक लगा था। कब ब्रेक लगा था इसका, कोविड-19 के दौरान ये क्या हुआ था, आपका बंद हो गया था भाई जाना, लेकिन अब फिर ये आपके बीच में जारी है। ठीक है, 2050 तक अगर मैं भारत की बात करूं, देखिए कुछ आंकड़े देके जाऊंगा आपको मैं यहाँ पर अच्छे जिनसे आपको मालूम होगा कि कैसे क्या सिचुएशंस हैं। लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भाई गलत है, फिर भी चलिए जो भी हो, सब अपने हिसाब से जिंदगी जीते भाई। 2035 में जो शहरी आबादी होगी वो कितनी होगी भाई आपकी, भारत की 2035 में भारत की शहरी आबादी आपका 675 मिलियन होने वाली है, अनुमान है। और चीन के बाद ये दूसरा आंकड़ा होगा, चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे पर, मतलब इस आबादी में। पहली बात तो ये 35 तक का आंकड़ा दिया इन्होंने। उसके बाद भाई आपका 2050 तक हम बात करते हैं वैश्विक शहरी आबादी। वैश्विक अभी क्या था भारत का, अभी है वैश्विक शहरी आबादी जो आपकी 2050 तक 2.2 बिलियन
बिलियन बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 2.2 बिलियन बढ़ेगी भाई आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं आपका, भारत में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत 2035 के अंदर, 35 में जो प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो कितना होने वाला? 43.2%। और आज हम बात करते हैं 75 से ज्यादा जो आबादी वो भारत की कहां पर है? ऐसा माना जाता है कि आप ज्यादातर आबादी भारत की कैसी है? ग्रामीण है। लेकिन आपके बीच में जो आंकड़ा है उसको देख करके आप लोग समझ जाओगे कि हो क्या रहा है भाई। ठीक है, चलिए भाई, एशिया में शहरी आबादी 2035 में तो 2.29 अरब होगी। कितनी? ये एशिया की बात हो रही है, एशिया में। कब तक का आंकड़ा निकाला है? 2035 तक का। ठीक है भाई, चलिए। और इसका जो सीधा सा फर्क पड़ने वाला है वो आप लोगों को भी पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। जो असमानता है उस असमानता को लेकर के यहाँ पर क्या फर्क है पड़ने वाला? कौन सी? आर्थिक रूप से जो असमानता है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ठेला लगाने वाले जो लोग हैं, जो रोड पे रह रहे हैं टेंट डाल के, उन लोगों की भी यहाँ पर बात हो रही है, उन सब लोगों की। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश भाई शाबाश, जय हिंद। क्लास को शेयर करो। आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करते हैं, एक मेरी यही बस शिकायत है आप लोगों से। ठीक है, वैसे तो तुमने कसम खा रखी है कि अपने क्लास शेयर करनी ही नहीं है, या फिर मुझे बता दो सर बंद कर दो, मैं बंद कर देता हूँ। क्यों दुखी हुआ ना? आज एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे आप लोग कि इसको चलने का। आज आपको पता है 174, हाँ 174वीं क्लास है। मेरे को लगातार 174 दिन हो गए हैं। एक दिन में भी अगर एक बच्चा बढ़ता तो कम से कम देखने वालों की संख्या 174 हो सकती थी, है ना? तो 2 दिन में भी एक बच्चा नहीं बढ़ा, क्योंकि मुश्किल से सारे ही मैं देख पाता हूँ कि 10 से 20 लोग ही आप लोग आते हैं। ठीक है, या सारी क्लास को मैं बाद में भी बात करूँ तो भी बहुत कम। और ये बड़ी विडम्बना भाई मेरे लिए, आप लोगों के लिए तो क्या, आप लोग तो बड़े बड़े चैनल हैं, उन पे देख लेंगे क्लासें, आपको तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि सारे सक्सेस हैं उन चैनलों को देख देख करके सारे सक्सेस हैं। चलो अच्छी बात है भाई। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो बोल सकते हैं आप, हाँ भाई मेरे पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था मेरी गड़बड़ाई हुई है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से तो मैं वो आपका डिजिटल बोर्ड वगैरह वो कुछ ले नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी कंटेंट आपका उन लोगों से अच्छा है जो ड्रामेबाजी करते हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, चलो इसका वैसे पता आप लोगों को समय आने पे लगेगा, तब तक समय जा चुका होगा, तो फिर आप परेशानी का ही सामना करेंगे। इसके अलावा कोई आपके पास सारा नहीं बचेगा कि काश हम उस समय पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय विदेशी मुद्रा की बात करते हैं। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडारण चर्चा में है। अब तो भाई राइटिंग भी सुधार दी मैंने। ठीक है, अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडारण चर्चा में, तो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडारण की बात करते हैं चर्चा में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना लगातार ये विदेशी मुद्रा भंडारण गिर रहा है। और आपको एक बात बता देता हूं, याद रखना, ये विदेशी मुद्रा भंडारण गिरा था हमारे पड़ोसी देश में। किसका गिरा था? वो बिल्कुल खत्म हो गया था। किसका? श्रीलंका का। और आज क्या है? भूखमरी की कगार पर है। अगर इसी प्रकार से अगर ये गिरता रहा, मैं डरा नहीं रहा हूं, अगर ये कंडीशन कंटिन्यू चलती रही इसी प्रकार से, अगर ये विदेशी मुद्रा भंडारण गिरता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जो तुम श्रीलंका की जगह अपने आप को पाओगे। तो चर्चा में क्यों गई? लगातार मतलब पिछले लगभग 6 महीने से क्या हुआ, ये गिर रहा है, गिरता जा रहा है। वीकली आता भैया आपका जा रहा है, वीकली हमें डाटा मिलता रहता है कि अभी विदेशी मुद्रा भंडारण क्या है, अभी विदेशी मुद्रा भंडारण क्या है। तो वर्तमान में आपका कब की डेट है इसके अंदर? 24 जून 2022 को, 24 जून 2022 को, यानी कि मैं हर वीक का डाटा आपके बीच में दे रहा हूं। अगर आप देखेंगे 24 जून 2022 को जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो कभी जो आपका 600 से ऊपर होता था, अब आपका नीचे आ गया, 600 बिलियन से ऊपर होता था। अभी कितना गिरा है पहले ये देखेंगे। देखिए ये आपका 2.734 अरब जो डॉलर है, डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, बहुत गिरावट दर्ज हुई है भाई। ठीक है, कितनी गिरावट दर्ज हुई है ये आपके बीच में 2.734 अरब डॉलर गिर करके, और अभी कितना बच गया है आपके बीच में ये, तो 593.323 जो आपका अरब डॉलर जो कि आपका ये कभी 600 से ज्यादा होता था भाई। ठीक है, अरब डॉलर बचा अभी हमारे पास।
बचा। कितना बचा है? इतना। गिरा कितना? इतना। कब? 24 जून 2022 को। और विदेशी मुद्रा भंडार आपका अगर जितना ज्यादा रहेगा, देश की जो आर्थिक स्थिति उतनी ही ज्यादा अच्छी रहेगी, ये आप लोग भी जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से नंबर पर है? भंडार में तो ये आपको पता 4th पे, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी आप इसको 5th पे नोट करेंगे, 6th पे नोट करेंगे ना, अगर इसी प्रकार से नहीं समझा आपने आपको तो फिर पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर कौन आपका? तो ये भी आपका चीन है। पहले नंबर पर चीन है। अब जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे सेकंड और थर्ड कौन है विदेशी मुद्रा भंडार में, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? जल्दी कमेंट्स करेंगे भाई। फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। इस जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसे हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो फॉरेक्स रिजर्व या कह सकते हैं इसे आरक्षित निधियों का भंडार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है। अब रुपए लगातार गिर रहा है, आप समझ के देखना, जब लगातार रुपए गिर रहा है तो जब ऑटो सिस्टम से आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो रुपया गिरेगा भी। और कितना गिरेगा ये आप लोगों को पता, अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था, 77.50 तक पहुंच चुका था रुपया डॉलर के मुकाबले। चलिए भाई, ये था क्या आपका भारतीय विदेशी मुद्रा। और मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा को अगर मैं लूं आपके बीच में, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत के अंदर पहली कब हुई आपका जो नोट छापने की, तो नागपुर के अंदर भाई, नागपुर के अंदर आपका प्रिंटिंग प्रेस पैसे छापने की कब? 1928 के अंदर कह सकते हैं हम। ठीक है, 1928 के अंदर। नोट छापने का वर्तमान में काम किसका? आरबीआई का है। सभी प्रकार के नोटों को छोड़ करके 1 रुपए का जो नोट है उसे छोड़ करके बाकी सब नोट छापने का काम कौन करता है? आपका तो भारत करता है। भारत के अंदर विमुद्रीकरण हो चुका है। कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका? 2 बार भारत के अंदर विमुद्रीकरण हो चुका है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि मुद्रा में बदलाव, और ये कितनी बार हो चुका है? 2 बार हो चुका है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं वैदिक काल में मुद्रा के तौर पे क्या था? मुद्रा के तौर पे गाय होती थी भाई आपकी, गाय वैदिक काल में। उसके बाद भारत के अंदर क्या है आपका भाई? सिक्का आया। तो भारत के अंदर सबसे पुराना मुद्रा के तौर पे अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद वस्तु विनिमय का चला, यानी कि एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु ले लेना, तो वो भी आपकी क्या कह सकते हैं, गांव के अंदर जो चलता था भाई अपना अपना सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपका प्राचीन सिक्का, आहत सिक्का जो सबसे पहले यह ठप्पेदार सिक्का भाई, ठप्पेदार सिक्का कह सकते हो आप इसको, आहत सिक्का, या इसी को पंचमारक सिक्का, जो सबसे पहले या पुराना सिक्का हमारे को जो मिलता जानकारी मिलती है। साथ में हमारे को जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा सिक्के किसके काल के मिले थे? तो मौर्य उत्तर काल के मिले थे। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के की बात करें तो कौन लेकर के आया था? इंडो ग्रीक जो लोग थे वो स्वर्ण सिक्का लेकर आया था। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के की बात करें तो किसमें? चंद्रगुप्त, आप कह सकते हो मौर्य काल के। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल की बात करते हैं यहाँ पर। अगर मुगलों की बात करें तो मुगलों के सिक्के कब बंद किए गए? तो 1833 में अंग्रेजों ने मुगलों के सिक्के बंद कर दिए। अंग्रेजों को सिक्के चलाने की परमिशन कब दी गई थी? तो 1717 में फुरुखशीर के द्वारा आपका क्या जो कंपनी का मैग्ना कार्टा था, बंबई के अंदर सिक्के ढालने वाली जो टकसाल थी, उसके द्वारा बनाए गए सभी सिक्के पूरे मुगल शासन में चलाने की क्या कर दी गई थी? व्यवस्था कर दी गई थी। यहीं पर बात आती है कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए सिक्के थे आपके, वो कब तक चले भारत के अंदर? तो 1950 तक आपके चले। 1950 के बाद उन सिक्कों को बंद कर देगा और भारत के सिक्के यहाँ पर चलाई गई। ये भी आपका अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में यूरेनियम चर्चा में अभी फिलहाल है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, यूरेनियम चर्चा में है, क्यों भाई? यूरेनियम चर्चा में आप कह सकते हो सबसे महंगे आपके धातुओं के अंदर इसकी गिनती होती है। यूरेनियम से होता क्या भाई? बिजली बनती है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। यूरेनियम से क्या होता है? बिजली बनती है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। तो अब चर्चा में, क्योंकि हाल ही में अभी भारत के अंदर भी यूरेनियम का क्या स्टोर खोजा गया है, कह सकते हो स्टोर ही बोलूंगा मैं इसको, यानी कि कहां पर यूरेनियम मिलेगा भारत के अंदर एक खोज की गई है। यूरेनियम इसलिए चर्चा में है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार बात कर लेते किसकी? यूरेनियम की। अब क्या अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो इसका प्रतीक, ये यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है, रासायनिक तत्व है
प्रतीक की अगर बात करें तो यू क्या है इसका प्रतीक है भाई, प्रतीक की बात करें तो यू है। परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु जो क्रमांक है, क्रमांक इसका क्या है 92 है, 92 है। परमाणु क्रमांक क्या है इसका 92 है। ये सिल्वर ग्रे धातु है क्या आपका ये कि सिल्वर ग्रे धातु है आपकी भाई, सिल्वर ग्रे धातु है। इसको क्या कह सकते हैं, कमजोर रेडियो धर्मिता रखता है। ये आपका क्या विशेषताओं में कमजोर रेडियो धर्मिता रखता है। क्या रखता है, कमजोर रेडियो धर्मिता रखता है। ये भी याद रखना भाई आप लोग, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ी सी इसकी यूरेनियम की, तो इसका समस्थानिक अस्थिर, इसका सभी समस्थानिक स्थिर, इसका घनत्व लेड की तुलना में देखें, घनत्व की बात करें तो लेड जो आपका शीशा होता है, लेड की तुलना में लगभग 70% अधिक है। लेड की तुलना में 70% अधिक है ये यूरेनियम है भाई आपका, ठीक है। और टंगस्टन या सोने से थोड़ा सा कम है, टंगस्टन या सोने से थोड़ा कम है। कैसा कम है, थोड़ा कम है। ये भी आपके बीच में ध्यान रखना। गंधर्व भी पूछे ज्यादा किससे, तो शीशे से 70% अधिक है। टंगस्टन से आपका कितना, ये सोने से थोड़ा सा कम है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है, अब देखो इसका उपयोग की अगर मैं बात करूं, उपयोग तो बिजली बनाने में भाई, बिजली बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगली बात करें भाई यहाँ पर हम इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाई, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाइयां, फोटोग्राफी आदि में क्या होता है इसका भी उपयोग होता है। बहुत काम की आपकी ये धातु है यूरेनियम, ठीक है। बड़े काम की धातु है, एक एक चीज आप ध्यान से नोट करेंगे भाई, ठीक है। प्रकृति में यूरेनियम 238 आपका और यूरेनियम 235 के रूप में पाया जाता है। यूरेनियम आपका यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के रूप में ये प्रकृति में पाया जाता है, के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। देखिए यूरेनियम की बात करें, चर्चा में यूरेनियम है क्यों, मैंने अभी तक नहीं बताया, बट मैं फिर भी आपको एक बात बोल रहा हूँ कि यूरेनियम आपका एक रासायनिक तत्व है, सिल्वर ग्रे धातु है, कमजोर रेडियो धर्मिता रखता है। यू इसका प्रतीक है। परमाणु की बात करें तो 90 क्या कह सकते हो आप, 92 इसका परमाणु क्रमांक है। घनत्व की बात करते तो शीशे की तुलना में आपका ये 70 से अधिक प्रतिशत से अधिक, टंगस्टन इससे थोड़ा सा कम है। बिजली बनाने के काम आता, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाई, फोटोग्राफी में काम आता। यूरेनियम 235 और 238 के तौर पर प्रकृति में इस रूप में आपका ये पाया जाता है। अब चर्चा में क्यों है, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, जिसमें स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि अब वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में चर्चा में इसलिए भाई अभी भारत में एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं भंडार खोजा गया है। राजस्थान के अंदर यूरेनियम का भंडार पाया गया है। यहाँ पर भाई भारत में राजस्थान में यूरेनियम का भंडार पाया गया है। कहां पर पाया गया है, तो ये जयपुर से 120 किलोमीटर दूरी पर आपका ये यूरेनियम का भंडार पाया गया, ठीक है, याद रखना भाई। अब हम थोड़ी सी वर्ल्ड की सिचुएशंस की बात करते हैं। तो यूरेनियम दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों में गिना जाता है। याद रखना भाई आपका ये दुर्लभ खनिज है, यानी कि बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई आपका ये दुर्लभ खनिजों में इसकी क्या होती है, खनिजों में गिनती है। जिस देश के पास ये जितना ज्यादा वो देश उतना ही ताकतवर यहाँ पर है बन करके उभरता है, ठीक है भाई। ओके, निगम आयस्य पत्र जारी करने खनन कदम रखा है। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान में आपका ये पाया गया है। वर्तमान में कहां पर पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश प्लस झारखंड
खंड के बाद तीसरा जो 1, 2 और तीसरा स्थान आपका कौन बन गया? आपका राजस्थान बन गया। तीसरा स्थान आपका राजस्थान बन गया है, जिसमें अब भारत के अंदर 3 ही जगह पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर, झारखंड में, और तीसरा आपका राजस्थान के अंदर भी ये यूरेनियम के भंडार मिले हैं, ये याद रखना भाई, ठीक है। ओके, अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम जमा है। 12 मिलियन बहुत हो जाएगा भाई, मिलियन जो टन है यूरेनियम जमा है यहाँ पर भाई, ठीक है। दूसरी बात करें, अब जब यहाँ पर यूरेनियम कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जब ये यहाँ पे यूरेनियम निकालेंगे तो कितने लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 3000 जो लोग हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर बनेगी भाई, ठीक है। खनन विधि के 300 करोड़ रुपए निवेश करेगी भाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन खनन गतिविधियां। अब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी यहाँ पर याद रखना भाई। वर्तमान में आपका मैंने बता ही दिया है, ये सारी की सारी चीजें आपके। सीकर जिला राजस्थान का जिला है, यहाँ पर ये इसके आसपास मिला भी। चलिए, ये था यूरेनियम आपका। यूरेनियम को लेकर के हमने बात करी, चर्चा में क्यों था? क्योंकि राजस्थान के अंदर ये आपका पाया गया है। आपका कजाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्तमान में यूरेनियम पाए जाते हैं, लेकिन अब भारत के अंदर भी तीसरा स्थान मिलने से भारत की स्थिति भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके बीच में आ ही चुका है लगभग, ठीक है। शाबाश भाई, बड़े अच्छे लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो जैन बोल के चले गए, वो हमसे भी ज्यादा अच्छे लोग। चलो, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर कॉर्पोरेशन आपका चर्चा में है। चलो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेतलंगान आपका ये लिखेंगे रामागुडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट चर्चा में है। इसका संबंध है, चर्चा में है, इसका संबंध किससे रहा? अच्छा क्वेश्चन में, रामागुडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट आपका चर्चा में, इसका संबंध की बात करें तो तेलंगाना है। कहां से संबंध इसका? तेलंगाना से संबंध भी इसका, ठीक है। और इसको किसने बनाया भैया आपका? ये तो आपका एनटीपीसी ने बनाया। एनटीपीसी आपको पता है, नेशनल थर्मो पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि सरकारी कंपनी। अभी इन्होंने क्या किया है, 100 मेगावाट का आपका 100 मेगावाट का तैरता हो, यानी कि पानी के ऊपर सोलर लगा दिया। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, देखने में भी अच्छा, और देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग भी कह सकते हो, यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो एनटीपीसी ने आपका किस नाम से, आपका रामागुडम फ्लोटिंग जो सोलर आपका फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा तेलंगाना में शुरू किया। कितने वाट का? ये 100 मेगावाट का भी, 100 मेगावाट यहां पर ये बिजली पैदा करेगा। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा, भारत का क्या है ये आपका? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा भी है भाई, भारत का पहला भी है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का पहला, ये भी आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए, तो तेलंगाना था आपका। तेलंगाना की राजधानी क्या है? जल्दी से क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। देश का सबसे यंग, तो देश का फ्लोटिंग अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम आपका, ये तेलंगाना के अंदर लगाए गए हैं। दूसरी बात करें, अंतरिक्ष में सोलर सिस्टम लगाने वाला एकमात्र देश कौन सा बना आपका? तो चीन बना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बिजली का जमाना है, तो बिजली जिसके पास है वही विनर है भाई, ठीक है। चलिए, मेगा हिल्स चर्चा में है आपका। मेगा हिल्सा क्वेश्चन नंबर 7 आपका भाई, मैंगो हिल्सा चर्चा में है, मैंगो हिल्सा चर्चा में। तो ये चर्चा में क्यों है? जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, मैंगो हिल्सा है ना, चर्चा में है भाई। जो शेख हसीना जुल्फों वाली जो मैडम जी हैं, उन्होंने एक आम ला करके दिया, और आम खाने को किसको दे दिया? असम के सीएम साहब को।
तो मैंगो हिल्सा का संबंध अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश प्लस असम दोनों से संबंध है। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, हसीना, इन्होंने क्या किया, एक आम्रपाली आम उपहार स्वरूप दिया है, उपहार दिया है। किसको दिया है, तो असम के सीएम को, असम के सीएम को दिया है। और लोग जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, इसे मैंगो हिल्सा कूटनीति के नाम से, जो कूटनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, इन विशेषज्ञों ने क्या बोला है कि ये शेख हसीना की क्या है, कूटनीति है। तो मैंगो हिल्सा कूटनीति का नाम दिया है। और इससे क्या है, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी बात यहां पर हो रही है। तो सीधा सा पूछ लेगा, अपने पड़ोसियों के साथ ही अच्छे संबंध बनाने वाली नीति का नाम क्या है, तो मैंगो हिल्सा नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शेख हसीना जो कि अब वहां की पीएम है, उन्होंने क्या किया है, तो असम के जो सीएम साहब है, जल्दी से मुझे नाम करके बताएंगे कौन है असम के सीएम। और असम में बाढ़ आई हुई है, ये भी आप लोगों को पता, ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं, तो ये असम में बाढ़ क्यों लेकर के आती है, असम में बाढ़ क्यों लेकर के आती है। देखिए ये क्या होती है, नेपाल के पैरेलल बहती है, जिसे सांगपो नदी के नाम से, तिब्बत से निकलती है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक नामक पर्वत है, इससे टकराती है। और ये आपका कहां से, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई ये जो भी ढलान की तरफ आती है, भारी मात्रा में, देखो यहाँ से जब ये टकराएगी तो ढलान में आएगी, तो इस भारी स्पीड से अपने साथ भारी मात्रा में क्या लेकर के आती, अवसाद लेकर के आती, क्या लेकर के आती है, अवसाद। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है, तो जो पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से सांगपो बोला जाता है, सांगपो नदी, और आपका नामचा पर्वत से टकरा करके भारत में प्रवेश करती है। और असम के अंदर भारी बाढ़ लाने में इसका बड़ा अहम रोल है, तबाही मचाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक विदेश नीति थी, ये भी ध्यान रखिए। चलिए, इससे पहले कि मैं क्लास समाप्त करूं, एक और क्वेश्चन आपके बीच में मैं लेके आया हूं। आईएनएस जो कोच्चि आपका वो चर्चा में है, तो आईएनएस कोच्चि चर्चा में क्यों है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। चलिए क्वेश्चन एक और कर लेते, कोई बात नहीं, हो सकता है ये पेपर में आ जाए। आईएनएस कोच्चि, बहुत सालों पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, कोच्चि चर्चा में है। सबसे पहले तो ये कि आईएनएस कोच्चि है क्या, तो ये आपको पता है, युद्धपोत कह सकते हो आप, युद्धपोत कह सकते हो, ठीक है। तो आईएनएस कोच्चि आपका एक मिशन पर गया हुआ है, मैंने बताया था किस मिशन पर, तो लाल सागर मिशन पर आपका ये मिशन पर है, लाल सागर मिशन पर कौन आपका, आईएनएस कोच्चि है। आईएनएस कोच्चि ने अभी कहा कि मिस्र की यात्रा करी थी, मिस्र की यात्रा करी है। आईएनएस कोच्चि मिस्र में गया, पर्यटन एक स्थल है, उस स्थल पर ये पहुंचा है, ठीक है। और वहां से यात्रा करके ये वापस आया है। तो जो आईएनएस कोच्चि है, अभी ये आपका कहां पर गया, कहां पर आपका ये, तो समागा नामक स्थल पर गया, जो प्रमुख स्थलों में से एक है समागा स्थल। सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए ये जो समागा स्थल है, समागा स्थल जो यात्री जाते हैं हज के लिए, यात्रियों के लिए नौका बिंदु के तौर पे भी इसको जाना जाता है। और मिस्र की अगर हम बात करें, तो मिस्र की एक नदी है, नील नदी। कौन सी नदी है, नील नदी। मिस्र की लाइफ लाइन के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन है आपका। दूसरा कह सकते हैं, कब्रिस्तानों पर सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा कब्रों पर पैसा खर्च करने वाला भी कौन है, मिस्र है। मिस्र को हमने अभी चर्चा में था, गेहूं भेजने की बात करी थी, है ना, ठीक है, लेकिन वो अब क्या होगी, कैंसिल हो गया। अब आप लोगों से पूछा जाए कि कौन से साइंटिस्ट भारत के अंदर गेहूं की फसल को चेक करने के लिए, किस देश के, तो मिस्र के साइंटिस्ट आए थे। यहाँ पर एक प्लान लगाया गया था कि भारत के गेहूं में इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। जल्दी से कमेंट्स करके मुझे उस बीमारी का नाम बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज की उज्जवल परिवार की जो क्लास है आज की यहीं पर समाप्त होती, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में। लेकिन बस शिकायत है, वो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के बीच में आंकड़ा रख दिया। आज 174वीं 75वीं क्लास आप लोगों के बीच में, बट जो स्टूडेंट है वो आप लोग देख ही रहे हैं। कहाँ कमी है मुझे एक बार जरूर खुल के बता सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर आप एक बार जरूर, आज जो भी अगर सोचता है कि भाई अच्छी क्लास है तो मुझे अच्छा जरूर लिख के भेजें अगर लगता है, क्योंकि मैं आकलन करूंगा वहां से, फिर शायद मैं क्लास को बंद करूं। क्लास को बंद इसलिए करूंगा, मैं फिर इतना क्यों परेशान हूं, है ना। अपनी क्लास के स्टूडेंट मैंने देखा है, अभी मान लो जैसे कम 100 लोग हैं, आप लोग 100 लोग हैं, तो 100 में से कम 80-90 तो लोग देखें,
है ना, वो भी नहीं देख रहे, फिर मैं किस लिए क्लास बना रहा हूँ? क्या है, मुझे कोई मतलब हीरो थोड़ी बनना है यहाँ करके कोई डांस थोड़ी करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट। बट आप लोग तो वही बात है कि ड्रामेबाजी ज्यादा देखते हैं, पढ़ाई कम देखते हैं। कोई बात नहीं, मेरे को एक बार कमेंट्स करके आप जरूर बताएं क्लास जारी रखनी है या बंद करनी है। ओके, थैंक यू।